एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय राजनीति व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। विकल्प आप लोगों के सामने सुनिए ध्यान से दोस्तों। प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति। तो दोस्तों, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो आइए इसके प्रमुख तथ्यों के बारे में हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। यानी अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करते हैं। और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो ध्यान रखना है दोस्तों, कौन सा प्रस्ताव जो है मंत्रिपरिषद रख सकती है। निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? अविश्वास का प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव। तो दोस्तों, मंत्रिपरिषद जो है विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। कौन सा? विश्वास प्रस्ताव। आइए इसके प्रमुख तथ्यों के बारे में देखते हैं। संसद में विश्वास प्रस्ताव मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस समर्थन प्रस्ताव के रूप में सरकार द्वारा रखा जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव को संसद लोकसभा में ही स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाता है। संसद के लोकसभा में ही स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाता है। सरकार विश्वास प्रस्ताव संसद लोकसभा में तभी लाती है जब उसे लोकसभा में अपना बहुमत का समर्थन साबित करना होता है। विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री या उनकी मंत्रिपरिषद अथवा उनमें से कोई एक सदस्य रख सकता है। ध्यान रखिए दोस्तों, विश्वास प्रस्ताव जो है प्रधानमंत्री या उनकी मंत्रिपरिषद अथवा उनमें से कोई एक सदस्य रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। कितनी? सुनिए ध्यान से, 30, 40, 60, 50। तो दोस्तों ध्यान रखिए, यानी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50। कितनी? 50 होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 50 होनी चाहिए। आइए प्रमुख तथ्यों के बारे में जानते हैं। लोकसभा के प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियमों के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो विकल्प सुनिए ध्यान से, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय, संघीय संसद, संघ लोक सेवा आयोग। तो दोस्तों, लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? संघीय संसद करता है। संघीय संसद करेगा। संघीय संसद करेगा। आइए इसके विश्लेषण, इन तथ्यों के बारे में जानते हैं। विश्लेषण फर्स्ट के अनुसार, कोई पद संसद अथवा विधान मंडलों में सदस्यता की निर्भरता हेतु लाभ का पद है अथवा नहीं, इसका निर्णय अनुच्छेद 102 अनुच्छेद 102 फर्स्ट के अंतर्गत केंद्र में संसद तथा अनुच्छेद 191 1 का के अंतर्गत राज्यों में राज्य विधान मंडल करेंगे। और विश्लेषण 2 देखिए दोस्तों,
कोई व्यक्ति जो संसद अथवा विधानमंडलों की सदस्यता से लाभ के पद के आधार पर निर्घ घोषित किया गया है, वो अपने लाभ के पद के कारण निर्ह अथवा नहीं, इसका निर्णय केंद्र में अनुच्छेद 103 फर्स्ट एवं 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा तथा राज्यों में अनुच्छेद 192 फर्स्ट एवं 2 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करेगा। अतः विश्लेषण फर्स्ट के अनुसार सही उत्तर बी होगा तथा विश्लेषण 2 के अनुसार सही उत्तर ए माना जा सकता है, यानी राष्ट्रपति एवं राज्यपाल माना जा सकता है। इसमें 2 विश्लेषण है दोस्तों, ध्यान रखना है। फर्स्ट के अनुसार संघीय संसद करेगी और यानी संघीय विश्लेषण फर्स्ट के तहत जो है संघीय संसद करेगी, अगर विश्लेषण 2 के तहत कौन करेगा, राष्ट्रपति या राज्यपाल करेगा। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? न्यायपालिका के अधीन, विधायिका के अधीन, चुनाव आयोग के अधीन और संघ लोक सेवा आयोग के अधीन। तो दोस्तों जो है कार्यपालिका विधायिका के अधीन जो है कार्य करती है। किसके अधीन? विधायिका के अधीन जो है कार्यपालिका कार्य करती है। आइए प्रमुख तथ्यों के बारे में जानते हैं। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है विधायिका के अंतर्गत रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है और कार्यपालिका मंत्रिपरिषद यानी सामूहिक रूप से विधायिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, विकल्प ध्यान से सुनिए, को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त होता है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। यानी न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, विकल्प वालों के सामने है जो ध्यान से सुनिए, को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त होता है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो दोस्तों न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है, राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है, अवैध घोषित कर सकता है। राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। आइए इसके प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है यदि राज्य के द्वारा बनाए गए कानून संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हों। यदि राज्य के द्वारा बनाए गए कानून क्या करते हों, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हों, तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें असंवैधानिक एवं शून्य घोषित कर सकता है। न्यायालय की यह अधिकारिता न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाती है। तो समझ में आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? किसी को नहीं दोस्तों, ये किसको है, किसको परामर्श लेने का अधिकार है? न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को उच्चतम न्यायालय में से कानूनी मामलों पर किसी को परामर्श यानी किसको परामर्श लेने का अधिकार है? किसको परामर्श लेने का अधिकार है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों। तो विकल्प आप लोगों के सामने है, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को, उपयुक्त सभी को। उच्चतम न्यायालय के कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को, उपयुक्त सभी को। तो दोस्तों इसमें राष्ट्रपति को, किसको परामर्श लेने का अधिकार है? राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को।
तो आइए इसके प्रमुख तथ्यों के बारे में देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 143 के तहत, कौन सा अनुच्छेद 143 के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई है। यानी सर्वोच्च न्यायालय से भारत का राष्ट्रपति परामर्श किस अनुच्छेद के तहत ले सकता है? 143 के तहत ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी भी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, विकल्प आप लोगों के सामने, ध्यान से सुनिए। भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, संसद को, विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय को। तो दोस्तों ये कार्य किसको दिया गया? संसद को। संसद को। आइए इसके प्रमुख तथ्यों के बारे में देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 138, संविधान का अनुच्छेद 138 फर्स्ट के अनुसार विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके, संसद द्वारा विधि कानून बनाकर, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, राष्ट्रपति द्वारा। यानी विकल्प एक बार पुनः सुनिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके, संसद द्वारा विधि बनाकर, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, राष्ट्रपति द्वारा। तो दोस्तों ये कार्य होता है संसद द्वारा विधि बनाकर, संसद द्वारा विधि बनाकर। संसद द्वारा विधि बनाकर। आइए इसके प्रमुख तथ्यों के बारे में देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संसद द्वारा विधि बनाकर बढ़ाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 138 के अनुसार, अनुच्छेद 138 के अनुसार संसद विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकार और शक्तियां प्रदान कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है अपनी पहल पर, तभी जब मामला नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से संबंधित हो, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, परामर्श के लिए कहता है। तो आइए इसके प्रमुख तथ्यों के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 143 फर्स्ट के अनुसार, 143 फर्स्ट के अनुसार भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है जब राष्ट्रपति उससे ऐसे परामर्श के लिए कहता है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।